नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी मिलेगी। पंचायत चुनाव टलने के कयासों के बीच कैबिनेट में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का प्रस्ताव लाने से सियासी हलचल बढ़ेगी। इसके अलावा कैबिनेट में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नियमावली 2026, पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर, आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को भी प्रस्तुत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लखनऊ के शहीद पथ स्थित लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नवीन ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य और प्रयागराज के संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण करने का प्रस्ताव पेश होगा। साथ ही आगरा और लखनऊ में मेट्रो के निर्माण कार्य और मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एक्सप्रेस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं अमेठी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में नवनिर्मित आधुनिक फायरिंग शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। इस दौरान संजय चौहान ने फीता काटकर शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरवणन टी और पंकज कुमार भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अधिकारियों ने 25 मीटर फायरिंग जोन में एयर पिस्टल और एयर राइफल से निशाना लगाकर शूटिंग रेंज का निरीक्षण किया। इस दौरान खिलाड़ियों और उपस्थित युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। संजय चौहान ने शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और सभी मानकों का पालन कराया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस शूटिंग रेंज के शुरू होने से अमेठी के युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इससे जिले में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, ऑलराउंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटी उतनी ही आवश्यक है जितना कि एकेडमिक्स। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि क्रीड़ा भारती और खेलो इंडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज क्रिएट किए गए हैं जिसके थ्रू बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं और उनके लिए तमाम सारे रास्ते आगे उपलब्ध हैं। मैं बहुत कुछ प्लेयर्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जिन्होंने अभी ओलंपिक्स में मेडल ला करके देश का नाम रोशन किया, और इसी क्रम में हमारे देश में भी लोगों के अंदर शूटिंग के प्रति बहुत ही जागरूकता बढ़ी है। अमेठी जनपद में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आपने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में एक 10 मीटर्स एयर वेपन रेंज और 25 मीटर्स फायर आर्म रेंज का निर्माण किया गया है। रेंज पूरी तरह से सुसज्जित है। ISSF और NRAI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। एक क्वालिफाइड इंटरनेशनल प्लेयर को यहाँ कोच के तौर पे अपॉइंट किया गया है। रेंज में चूंकि एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, गांव देहात से आने वाले बच्चे इतने कैपेबल नहीं होते कि महंगे वेपन्स खुद से परचेज कर पाएं। इसके दृष्टिगत रेंज को डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन की तरफ से 2 वेपन्स परचेज करके भी दिए गए हैं। एक 10 मीटर्स एयर पिस्टल और एक एयर राइफल रेंज को प्रदान की गई है। मुझे इस बात को देखकर बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि बड़ी संख्या में बच्चे इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और अपनी खेल प्रतिभा को निखार रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत ही जल्दी आप अमेठी जनपद के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करते हुए। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से सड़क निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया गया। बाबूराम पासवान ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 11.61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के तहत गोमती उद्गम स्थल माधोटाड़ा मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय लोगों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। बताया गया कि मुख्य मार्ग से मंदिर तक चौड़ी और मजबूत सड़क बनाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से सड़क की समस्या झेल रहे लोगों ने इस परियोजना को बड़ी राहत बताया है। बाबूराम पासवान ने कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतर सड़क सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस परियोजना के शुरू होने से पूरनपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, माधवटांडा से गोमती उद्गम स्थल तक का जो सड़क है उसका आज विधि विधान द्वारा पूजन करके उसका शुभारंभ किया, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और जिसकी लागत
11,61,00,000 है, जो चौड़ीकरण और शुद्धिकरण के माध्यम से गोमती उद्गम स्थल तक जाएगी, जिसमें प्रतिदिन आने वाले हजारों दर्शनार्थियों को लिए उसका लाभ मिलेगा। वहां के रहने वाले लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और पर्यटन स्थल में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है, जिसकी मांग वर्षों से चली आ रही थी। वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमने इस मांग को रखा था, उन्होंने स्वीकार किया और हमने इसका लेटर माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को दिया था, जो हमारे मंत्री भी है और सांसद भी है। उन्होंने भी प्रयास किया। आज उस सड़क को हम जनता को समर्पित करने के लिए उसका शुभारंभ किया है और हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। उधर पीलीभीत में बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार की तरफ से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बेहतर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा के तहत ये पहल की गई। कार्यक्रम में जितिन प्रसाद और संजय सिंह गंगवार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि सरकार ने प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराए हैं। इन मोबाइल फोनों में बेहतर कैमरा और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कार्यकर्त्रियों को पोषण ट्रैकर सहित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगी। अधिकारियों ने बताया कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सरकारी कार्यक्रमों की फोटो और रिपोर्ट भेजने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने मोबाइल से सीधे परियोजना और जिला स्तर तक जानकारी भेज सकेंगी। जनपद में कुल 1985 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं से आई कार्यकर्त्रियों को मंच पर सम्मानपूर्वक मोबाइल वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, माधवटांडा से गोमती उद्गम स्थल तक का जो सड़क है, उसका आज विधि विधान द्वारा। वहीं बलिया में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए कब्जों पर बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई जगन्नाथ मूर्ति चौराहे से दुबहर रिंग बंधा मार्ग तक की गई, जहां लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क किनारे बने अवैध ढांचे और कब्जों को हटवाया। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा, जबकि कई लोगों ने स्वयं भी अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। बलिया प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है, उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। निर्धारित समय के बाद दोबारा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर अभियान के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके। वहीं बहराइच जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े हुई हिंसक वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। गोलवा घाट के पास NH मार्ग पर स्कॉर्पियो और I-20 कार सवार दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की और बीच बचाव करने आए दूसरे युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले एक युवक को सड़क पर घेर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसी दौरान जब दूसरा युवक बचाव करने पहुंचा तो दबंगों ने उसके पैर में गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी कार से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। आदमी निकल के हमला कर दिए, वहाँ पे गोली मार दी। तो कौन थे, आप पहचाने किसी को? जी, कौन थे? एक का नाम था राघवेंद्र सिंह और एक लंबा था, उसका नाम था आलोक सिंह, अंकित। और साथ गाड़ी में आशीष सिंह मन्ना नाम का आदमी बैठा हुआ था। तो कहाँ के ये लोग रहने वाले हैं? एक सेक्टर का निवासी है, बाकी सब गोंडा के निवासी। अच्छा, कोई विवाद था आपका? विवाद हमारा कोई विवाद नहीं था। लोग खड़े थे मेरी माता गेट के पास और वो आए, एक I-20 थी, एक स्कॉर्पियो थी और उतरते गन मारने लगे डंडे से और उसमें आते गन एक सामने से फायर कर दिया। तो कितने लोग थे जो मारे? थे उसमें 2 गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, एक I-20 थी, लगभग होंगे 15-16 लोग। उसके बाद जो है मतलब मारने लगे, फिर हम लोग भागे तो पीछे से गोली मार दी। गोली किसको लगी है? गोली उत्कर्ष को लगी है। कहाँ लगी है? उत्कर्ष पैर में लगी है। तुम उत्कर्ष में कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? हम दोस्ती हैं, काम करने आ रहे हैं। अच्छा, दोस्त हो? हाँ, दोस्त। पहले से कोई दुश्मनी थी क्या तुम लोगों की? नहीं, कुछ कहा सुनी हुई होगी पहले, बाकी उत्कर्ष से तो कोई कहा सुनी नहीं थी। उत्कर्ष तो कोई कहा सुनी नहीं थी, काम को लेकर के और कहा सुनी थी। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें घायल है, हम घायल हैं, सर पे चोट लगी, डंडा लगा है और उत्कर्ष को गोली लगी।
वहीं मैनपुरी जिले के अलाऊ थाना परिसर में रविवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। थाना परिसर में विभिन्न मामलों से संबंधित खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर दौड़े और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने पानी और धूल की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फायर कर्मियों के संयुक्त प्रयास से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आग पास में बने पुलिसकर्मियों के आवासों तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अवनीश त्यागी ने बताया कि आग में 4 जर्जर 4 पहिया वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मैनपुरी जिले के ब्लॉक जागीर क्षेत्र स्थित गांव दयारामपुर में रविवार शाम भारतीय किसान क्रांति यूनियन के संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ऋषि मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक संगठन को मजबूत करना और किसानों की समस्याओं को लेकर एकजुटता बढ़ाना रहा। संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान फसल के उचित मूल्य, सिंचाई, बिजली, खाद और बीज जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने किसानों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और एकजुट होकर आवाज़ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कई नए पदाधिकारियों को संगठन से जोड़ते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। अंत में किसानों ने संगठन को मजबूत बनाने और किसान हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया। संगठन का और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि किसानों की समस्याओं का समाधान कराना और किसानों की समस्याओं को क्षेत्रीय प्रशासन व शासन तक पहुंचा के न्याय दिलाना। किसानों के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? जैसा कि मैंने बताया कि किसानों की जो हालत है बद से बदतर है, उद्देश्य संगठन का और मेरा यही है कि स्थितियां सुधरें, किसान खुशहाल हो और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश हमारा विश्वगुरु बने, विश्वगुरु हमारा देश तभी बनेगा जब किसान खुशहाल होगा, किसानों को न्याय मिलेगा और किसानों की देश में बात होगी। खाद बीज के रेट जो बढ़ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे सर? खाद के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार से ऐसा निवेदन है। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक पत्र भी जनपद लखनऊ में दिया है, रेटों पे सुधार किया जाए। और रेट बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी तो खाद की ही किल्लत है। रेट भी हमारे किसान कहीं न कहीं दे रहे हैं, पर खाद की वजह से उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुशीनगर जिले में अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तमकुही राज थाना पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक ट्रेलर ट्रक से 63 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 15,50,000 रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जो देवरिया जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व उनके परिवहन व निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17/5/26 को थाना क्षेत्र तमकुही राज में यूपी एसटीएफ लखनऊ की टीम व थाना तमकुही राज की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रेलर से जो कि आसाम से कोयला लाद करके और बिहार के लिए ले जा रहा था, उसकी तलाशी के दौरान उस ट्रेलर से 63 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। और इस संबंध में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम बादल यादव, शशिबिंदु कुशवाहा और राजकरण गुप्ता है। ये तीनों ही देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। इस संबंध में इनसे जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से इनका कहां से और किसके संपर्क में थे, उन सभी नंबरों की डिटेल के आधार पर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो ट्रेलर है उसको जब्त कर लिया गया है और इनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीतापुर जिले के अटरिया थाना क्षेत्र के रमनगरा इलाके में पुश्तैनी मकान के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर सरेराह
हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पहले से विवाद की जानकारी होने के बावजूद अटरिया थाना पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से यह घटना हुई। घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं बहराइच पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया था, लेकिन देर शाम वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। आरोपी की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर खैरी घाट थाना पुलिस ने इमामगंज स्थित सोहबतिया मोड़ के पास आरोपी को घेर लिया। पुलिस के अनुसार सरेंडर करने के लिए कहने पर आरोपी ने अवैध असले से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच लगातार जारी है। वहीं अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर क्षेत्र के अमरोला गांव में देर रात बड़ा हादसा हो गया। ईंट भट्टे पर मिट्टी गिरा रहा एक डंपर वाहन अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। हाई करंट लगते ही डंपर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर राख हो गया। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची अकबरपुर पुलिस ने स्थिति को संभाला और जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तेल, पेट्रोल, डीजल और सोने की खरीद को लेकर की गई अपील का अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज ने समर्थन किया है। समाज के पदाधिकारियों ने इसे देशहित और अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। जगन्नाथ अग्रहरी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिकों को संयम बरतना चाहिए और गैर जरूरी खरीदारी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है और अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज इस आह्वान के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज ने कहा कि समाज के लोग इस विषय पर जागरूकता फैलाने का भी काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्र हित में सहयोग कर सकें। नमस्कार, मैं जगन्नाथ गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विपत्ति के समय पे जो संकट देश पर युद्ध के बाद शुरू हुआ है, उसको लेकर के उनका एक सराहनीय कदम है जो उन्होंने कहा कि तेल और पेट्रोल डीजल बचाइए, सोना कम खरीदिए, समय समय पर खरीदिए, आवश्यकता अनुसार ही लीजिए। जो कहा है बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन मेरी एक शिकायत है प्रधानमंत्री जी से इस बात पर कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस बात को क्यों नहीं सोचा जब बंगाल में चुनाव चल रहा था और उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया, हवाई जहाज उड़ाई और डेली 100 गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ जाकर के वहाँ सभा कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। उस समय भी इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए था, जिससे कम से कम जितना तेल उन्होंने खर्च किया है बंगाल दौरे में, उतने में 1 साल का खर्च, उनका अपना खर्च 1 साल चल जाता। नमस्कार। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर स्थित शाहजादपुर में उत्तर प्रदेश स्वर्ण संघ एवं शराफा एसोसिएशन के आह्वान पर शराफा व्यापारियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने ठेले पर चाय और झालमुरी बेचकर अपनी नाराजगी जाहिर की और पद मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रतिमा स्थल के सामने एकत्रित हुए, जहां प्रतीकात्मक रूप से ठेला लगाकर चाय और झालमुरी बेची गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कृष्ण कुमार सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से सोना खरीद को लेकर की गई अपील से शराफा कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो व्यापारियों को मजबूरी में दूसरा रोजगार अपनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश शराफा संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह प्रतीकात्मक है और इसका उद्देश्य व्यापारियों की चिंता सरकार तक पहुँचाना है। चौक में मौजूद है, जो कि 16 सामान लोग आज एक विरोध प्रदर्शन किए। क्या है पूरा मामला? ये जो प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमारे व्यापार पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर दुकान पे से केवल एक परिवार ही नहीं चलता है, उससे कई लोगों का परिवार जुड़ा होता है, कई कारीगरों का परिवार जुड़ा होता है, कई स्टाफों का परिवार जुड़ा होता है।
अगर इस प्रकार की स्थिति चलती हुई तो हमको उन कारीगरों को हटाना पड़ेगा, उन स्टाफों को हटाना पड़ेगा, जिससे वो बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगारी से जो अपना देश ऐसे ही पीड़ित हो रखा है मौके पे, तो मैं प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई ऐसा चीजें लाएं या कुछ ऐसा लॉ लाएं या कोई ऐसा सिचुएशन लाएं कि हम लोग को चीजें अच्छे से हो जाए सब कुछ, और हम लोग की जो ये कमियां हैं या हम लोग की जो समस्याएं इसको दूर की जाए। सराफे की दुकान छोड़ चाय की दुकान लगाए, क्या कहेंगे? तो अब इस पे क्या बोला जाए, अब यही सब कर सकते हैं। जब उन्होंने कहा 1 साल सोना नहीं खरीदना है, तो कहीं ना कहीं से तो अपना पेट पालना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो अपने बच्चों का पेट पालना ही पड़ेगा। तो यही करके पेट पालेंगे, यही झालमुरी बेचेंगे, यही चाय पिलाएंगे, और जो बचेगा उसमें हम भी खा लेंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग के लिए कोई ऐसी नीति लाए जिससे हम लोग का काम चलता रहे, बैंक के थ्रू हम लोग को आसानी से लोन सैंक्शन हो, हम लोग का जो व्यवसाय है उसको और स्ट्रीमलाइन किया जाए। बहुत सारे ऐसे नियम कानून है जो बहुत पुराने हैं, वो आजकल के युग में नहीं चल पाएंगे, तो उन चीजों को भी चेंज करके सही करने की जरूरत है। आज का युग डिजिटल युग है, बहुत सारी समस्याएं होती है। कस्टमर कभी कभार उधार करके चला जाता है, कस्टमर कभी कभार सामान लेके जाता है, फिर कहता है कि हमने सामान नहीं लिया। कस्टमर कई बार हमारे यहाँ सामान बेच के जाता है, फिर कहता है ये चोरी का सामान है। उससे हम लोग को प्रशासन की तरफ से बहुत दिक्कतें होती हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को मानसिक तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। तो मेरी सरकार से यही मुहिम है कि इन सब चीजों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए और नीतियां इसी हिसाब से लाई जाए। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। वहीं अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तेल, पेट्रोल, डीजल और सोने की खरीदारी को लेकर की गई अपील का शराफा व्यवसायी शिवांश सेठ ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री की अपील बेहद महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में हर व्यापारी और नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र पहले की भावना के साथ कार्य करे। शिवांश सेठ ने सराफा व्यापारियों और ग्राहकों से गैर जरूरी सोना खरीदारी टालने की अपील करते हुए कहा कि देश हित में सभी को संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सराफा व्यवसाय सरकार के साथ खड़ा है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग देगा। उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं राष्ट्र हित को ही लेके लिए होंगे, और वो लोगों को पालन भी करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपातकालीन स्थिति पे हमें तेल का आयात ज़्यादा रखना है ना कि गोल्ड का, और दोनों के लिए डॉलर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए मैं सबसे खुद ही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिसाइकल करें और उसको रिसाइकल करके ही रिपेयर करा के ही यूज़ में लें, ज़रूरत हो तो ही खरीदें। सराफा व्यवसायी हैं आप, और जब से अपील हुई है कितना व्यापार में फर्क पड़ा है? व्यापार में अभी तो फर्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते हुए अपील किए माननीय प्रधानमंत्री जी को। आगे देखते क्या होता है। बाकी अभी सीजन भी खत्म हो रहा है, फर्क तो पड़ेगा ही। लगन खत्म हो रहा है तो मार्केट वैसे भी डाउन जाना ही है। कितना नुकसान हो सकता है? क्या कहते हैं, जो ज्वेलरीज के शोरूम चला रहे हैं और जो काम कर रहे हैं? देखिए, नुकसान नहीं होगा अगर लोग रिसाइकल जो गोल्ड को रिसाइकल करवाएंगे और रिपेयर करवाएंगे, तो कारीगर को वापस रोजगार भी मिलेगा और दुकानदार को भी अपना रोजगार मिलता रहेगा। उन्होंने गोल्ड फ्रेश कैश से परचेज करने को मना किया है, ना कि रिसाइकल रिपेयर कराने को। उसी चीज ज्वेलरी को हम कन्वर्ट करा के नए मॉडल में कन्वर्ट करा लें, और सबके घर में इस समय जेवर है पर्याप्त मात्रा पे, तो उसको रिसाइकल कराएं। देश हित पहले है, राष्ट्र हित पहले है, उसका लोगों को पालन भी करना चाहिए, चाहे सराफा व्यापारी हो चाहे जनता हो सब। वहीं अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गापुर चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी और मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हादसे के दौरान ड्राइवर और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी। वहीं अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के गौरा गांव में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। खेत की सिंचाई करने गए युवक की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही जान चली गई। बताया जा रहा है कि जर्जर विद्युत लाइन का तार अचानक खेत में गिर गया था। इसी दौरान किसान करंट की चपेट में आ गया। किसान को तड़पता देख उसे बचाने दौड़े 2 अन्य लोगों को भी करंट का झटका लगा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्राम खड़ोवरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चले और एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। मारपीट और पत्थरबाजी से 3 से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ललितपुर में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित किया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह संघर्ष हुआ।
वहीं पीलीभीत जिले के थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम धुंदरी में उस समय सनसनी फैल गई जब अमरिया परेवा ब्रांच नहर में एक बुजुर्ग का शव उतरता हुआ दिखाई दिया। नहर में शव दिखाई देते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही अमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकलवाया। शव बाहर आते ही मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। जांच के दौरान मृतक की पहचान हबीब के रूप में हुई, जो कस्बा अमरिया के मोहल्ला हाजीपुरा का रहने वाला बताया गया। पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।